नमस्ते। आवाज़ आ रही है मेरी साफ साफ? जी देवाशीष जी, इशारा कर दीजिएगा एक कि कब शुरुआत करनी है मुझे, मैं शुरू कर दूंगा। हम इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त कि हमारे साथ और लोग भी जुड़ जाएं, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। जितने लोग हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं उन सबको नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। कुछ लोगों को और इंतज़ार कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद हम शुरू करेंगे। और इससे पहले कि मैं शुरू करूं, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद वृतांत की टीम का, अभिनीत का, देवाशीष का, अजीत भाई का, श्वेताब भाई का, कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं आप लोग के सामने आकर के कुछ बातें कर सकूं। आज जो हम बातें करने वाले हैं ये कोई डिबेट की तरह नहीं होगी। यहाँ पे हम आरोप प्रत्यारोप नहीं करेंगे, यहाँ पे हम किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम बैठ कर के बातचीत करेंगे। कुछ होंगे शायद मेरे सवाल, कुछ होंगे आपके सवाल। आप अपने सवाल मेरे सामने रखिए, मैं आपके सवाल आपके सामने रखूँगा। इसी तरह बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। जिस मुद्दे के बारे में या जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो अपने आप में ही एक इतना बड़ा टॉपिक है, अपने आप में ही एक इतना बड़ा इशू है कि बहुत से डिबेट्स हो चुके हैं उसके ऊपर, बहुत से लोगों ने बातें कर रखी हैं उसके ऊपर, अलग अलग अप्रोचेज़ हैं, अलग अलग लोगों के व्यू हैं, और काफ़ी काफ़ी फेमस है। और क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, तो हम आज बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 भारत के संविधान का। तो हम शुरू करेंगे आज़ादी के पहले से, जब हम बात कर रहे होंगे कि किस तरह से हम कॉलोनियल रूल में थे, किस तरह से उस टाइम के उस टाइम जो लॉ मेकर्स थे, जो उनके बाद लॉ मेकर्स आए, जो उनके बाद जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, उन्होंने क्या सोचा, क्या समझा। क्योंकि भारत हमेशा से एक डाइवर्स कंट्री रहा है, बहुत पहले से हमने देख रखा है, आज़ादी के पहले से अलग अलग तरह के लोग आते गए, कुछ लूटपाट के लिए आए, कुछ घर बसाने के लिए आए, अलग अलग वजहों से अलग अलग लोग भारत की धरती पर आते गए, बसते गए, कुछ आकर के चले गए, कुछ आकर के यहीं रुक गए। फिर जो रुक गए उन्होंने अपना घर परिवार बढ़ाया, अपने धर्म को, अपने कल्चर को लेकर के वो आगे बढ़े। तो इन चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी थी हमारी, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में, और इसी के वजह से कभी कभी
हमें काफ़ी गर्व महसूस होता है कि हम काफ़ी डाइवर्स हैं। कभी कभी हमारे लिए परेशानी आ जाती है क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलें, लेकिन कभी ना कोई हमारे से पीछे छूटता रहता है। तो जब हम शुरुआत करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो हम बात करेंगे कि ये संविधान का हिस्सा है, और ये संविधान का हिस्सा बहुत शुरुआत से है। ये संविधान में बाद में ऐड नहीं हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना है तब से ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ में, वो डीपीएसपी जो हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, आयरलैंड ने स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया, तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड उसी डीपीएसपी का पार्ट है, उसी स्टेट पॉलिसी का पार्ट है जिसकी जिम्मेदारी स्टेट के ऊपर है पॉलिसी वेलफेयर के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो जब हम संविधान बना रहे थे तो लगभग हमें 2 साल 11 महीने 17 दिन के आसपास का वक्त लगा, और हमने काफ़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट्स कर रखी हैं, काफ़ी सारी असेंबलीज़ हो रखी हैं जिनमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन में इस प्रोविज़न को डालने की बात की है। तो इससे यहाँ पर जब हम बैठ करके आज बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में या अगेंस्ट में नहीं बोलूँगा। यहाँ पे हम एक एनालिसिस करेंगे जो एक लीगल एनालिसिस हो सकती है, एक पॉलिसी मेकिंग की एनालिसिस हो सकती है, एक फैक्चुअल एनालिसिस हो सकती है। और इस एनालिसिस को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे एक रोड मैप की। जब मैं शुरू करूँगा ये एनालिसिस करना, तो उससे पहले मैं आप लोगों को एक रोड मैप दे दूँ, एक ब्लूप्रिंट दे दूँ, या एक टेबल ऑफ कंटेंट दे दूँ कि हम क्या क्या बात करने वाले हैं, किस किस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे बात करने की यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री से। यूनिफॉर्म सिविल कोड पहली बार कब जिक्र हुआ, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्री इंडिपेंडेंस क्या था, यूनिफॉर्म सिविल कोड पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ। वो जो 1947 से 1950 के बीच के 3 साल थे जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगी हुई थी, तब क्या डिबेट हुई है। उसके बाद 1950 से लेकर के अभी तक क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रखी हैं, संविधान में क्या प्रोविज़न है यूसीसी इम्प्लीमेंट करने का। उसके बाद हम बात करेंगे कि पर्सनल लॉज किस तरह से इसके सपोर्ट में या इसके अगेंस्ट में काम करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि लॉ कमीशन जो है हमारे लॉ कमीशन ने क्या बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। उसके बाद हम मूव करेंगे एक प्रोज और एक कॉन्स की तरफ, और फिर हम आखिर में बात करेंगे कि हम अभी क्यों बात कर रहे हैं इस बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो 1835-1836 में शुरुआत हुई, जिसका जिक्र करना, उसकी हम 2020 में बात क्यों कर रहे हैं। तो जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं ध्यान लाना चाहूँगा कि अभी जो केंद्र में सरकार है, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में काफ़ी चिंतित है, जो केंद्र में हमारी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उसने लगातार 2 साल अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसका जिक्र किया है। पेज नंबर 41 है 2014 के मैनिफेस्टो का, और पेज नंबर 37 है 37 2019 के मैनिफेस्टो का, जहाँ पे उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया है। और उन्होंने बोला है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे जेंडर इक्वालिटी के नाम पर। हम हर एक ट्रेडिशन में से बेस्ट ट्रेडिशन निकाल करके लाएंगे और उसको मॉडर्न टाइम से हार्मोनाइज करेंगे। ये एक अच्छी कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की। इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखी हुई बहुत सी चीज़ें हैं जो कुछ पूरी हुई, कुछ नहीं हुई, जिनमें से और चीज़ें थी। राम मंदिर का इशू था, आर्टिकल 370 का इशू था, यूनिफॉर्म सिविल कोड था, ट्रिपल तलाक था 2014 के मैनिफेस्टो में। तो ये चीज़ें थी जिनके बारे में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी चिंतित थी, जिसमें से ट्रिपल तलाक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, राम जन्मभूमि के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई, आर्टिकल 370 पे प्रेसिडेंशियल गैजेट है। हालांकि कुछ लोग जो बोलते हैं कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट हो गया है या स्क्रैप ऑफ हो गया है, वो टेक्निकली गलत है। आर्टिकल 370 स्क्रैप तो नहीं हुआ है, आर्टिकल 370 सिर्फ इनऑपरेटिव हो गया है, उसमें नया क्लॉज ऐड हुआ था और प्रेसिडेंट के गैजेट में है
कि आर्टिकल 370 टू बी डीम्ड इनऑपरेटिव, तो टेक्निकल चीज़ों से बचें। और आखिर में जो चीज़ें थी वो थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात करने की। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड भी मैनिफेस्टो में था। तो जब हम पास्ट में जाकर के इस बारे में देखते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की शुरुआत कहाँ से हुई, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र शुरू में हुआ था लगभग 1835 के टाइम पे, जब सेकेंड लॉ कमीशन, जब ब्रिटिशर थे और उन्होंने लॉ कमीशन बना रखी थी। सेकेंड लॉ कमीशन जो 1860 का आईपीसी ड्राफ्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती है, लॉर्ड मैकॉले वाली, वो सेकेंड लॉ कमीशन जब थी, उसने एक रिपोर्ट पेश की थी 1835 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने बात की थी कि इंडिया में जितने भी क्रिमिनल लॉज हैं उनको कोडिफाई करना चाहिए। इंडिया के सारे क्रिमिनल लॉ को कोडिफाई करके एक बनाना चाहिए, यूनिफॉर्म बनाना चाहिए कि सबके लिए वो उसी तरह से काम करें। लेकिन उसी लॉ कमीशन ने ये रिपोर्ट भी कहा था कि इंडिया के जितने सिविल लॉज हैं उन सिविल लॉज में पर्सनल लॉज को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, क्योंकि लॉ कमीशन समझ गई थी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और इंडिया में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड अचीव करना बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। हमारे पास अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स फॉलो करते हैं, कस्टमरी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, तो उन चीज़ों के लिए एक कॉमन सिविल कोड या एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना लॉ कमीशन ने उस टाइम ज़रूरी नहीं समझा। लॉ कमीशन ने कहा कि पर्सनल लॉज को जिस हिसाब से पर्सनल लॉज रिलीजियस फेथ और उनके बिलीफ पे चलते आ रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चलते रहें, बाकी जो क्रिमिनल लॉज हैं इंडिया में उनको कोडिफाई कर दिया जाए। ये मुद्दा लॉ कमीशन ने तब उठाया जब लॉ कमीशन उस टाइम जेंडर इनइक्वालिटी फेस कर रही थी, क्योंकि ये लॉ कमीशन 1835 की है रिपोर्ट। उसी के थोड़े टाइम पहले 1828 में जो ब्रह्मो सभा थी, जिसका नाम 1829 में ब्रह्मो समाज कर दिया गया था राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में, वहाँ पर भी विडो रीमैरिज एक्ट की बात की गई थी। वहाँ पर भी इन चीज़ों को फेस किया गया था कि काफ़ी सारी जेंडर इनइक्वालिटी है देश में, जिसको अचीव करना है हमें एक जेंडर न्यूट्रल स्टेटस या हमें एक जेंडर इक्वल स्टेटस चाहिए, जहाँ पे हम हर एक धर्म के हर एक लोगों को, हर एक जेंडर के लोगों को एक इक्वालिटी प्रदान कर सकें। तो उनके बारे में बात करते हुए, उन्हीं चीज़ों को रिकमेंडेशन लेते हुए लॉ कमीशन जब 1835 में अपनी रिपोर्ट पेश करती है तो वो कहती है कि हम पर्सनल लॉज को कोडिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि परेशानी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। थोड़ा टाइम आगे बढ़ा, 1857 में एक रिवोल्ट होता है जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल भी बोलते हैं, 1857, जिसमें मंगल पांडे काफ़ी उभर करके आए थे। वहाँ परेशानी ये थी कि एक अफवाह फैली थी कि जो कारतूस है उसमें सुअर की चर्बी होती है, द फैट ऑफ द पिग इज़ देयर इन द कारतूस, और उनको अपने मुंह से छील करके उसको बंदूकों में डालना होता है। तो उस कारतूस की वजह से काफ़ी रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे और उनके बाद उसी की अपराइजिंग थी जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ से, अलग अलग रीजन से एक अपराइजिंग उठी। क्योंकि ये अपराइजिंग कैलकुलेटेड नहीं थी इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लोगों ने आपस में प्लानिंग नहीं कर रखी थी इसलिए ये शायद सक्सेसफुल नहीं हो पाई। लेकिन ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ा झटका लगा था 1857 में, जिसके तुरंत बाद 1858 में 1858 में जो पावर्स थी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास गवर्नेंस की, वो पावर यहाँ से ट्रांसफ़र हो गई क्राउन के पास। अब जब वो पावर क्राउन के पास ट्रांसफ़र हुई तो क्राउन को भी कुछ अमेंडमेंट्स करने थे, कुछ लेजिस्लेशंस पास करनी थी, और क्राउन ने भी 1858 में इस चीज़ को इग्नोर करने का फैसला किया, क्योंकि इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी उस टाइम 1858 के वक्त में। तो इसलिए क्वीन ने कहा, जो क्राउन के पास पावर थी, कि अभी पर्सनल लॉज को कोडिफाई करना अलग अलग रिलीजन के बिल्कुल भी सही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से वो वापस से एक इंस्टेबिलिटी का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। सो दे वांटेड टू कंटिन्यू द वे इट वेंट, क्रिमिनल लॉज शुड बी कोडिफाइड एंड पर्सनल लॉज को अपनी जगह पे अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग छोड़ देना चाहिए। ये आखिरी डिसीजन था क्राउन का।
उसके बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं, 19वीं सदी की तरफ आते हैं, तब भी काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के बारे में चर्चा होती है कि क्या हम एक जेंडर इक्वालिटी अचीव कर सकते हैं, क्या हम औरतों को उनका अधिकार दिला सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो कॉन्टेक्चुअल चीज़ें निकल करके आती हैं वो ये थी कि ब्रिटिश सरकार राज़ी नहीं थी। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि एक पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन हो पाए, और यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऑपोजिशन नॉन हिंदूज़ नहीं कर रहे थे, या सिर्फ नॉन हिंदूज़ नहीं कर रहे थे, उनका ऑपोजिशन सभी लोग कर रहे थे। इवन वो लोग जो हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी ऐसा है कि वेदास में, धर्मशास्त्र में अलग अलग चीज़ें हैं जो कस्टमरी प्रैक्टिस के बारे में बात करती हैं और कस्टमरी लॉज के बारे में बात करती हैं, जिनको लोग काफ़ी वक्त से फॉलो करते आ रहे हैं। तो उन चीज़ों को गिव अप नहीं करना चाहता कोई। इन्हीं वजह से यूनिफॉर्म सिविल कोड का काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन हुआ है डिबेट्स में, असेंबलीज़ में। तो यहाँ तक बात चलती है प्री इंडिपेंडेंस एरा की। उसके बाद जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट की तरफ आते हैं या हम क्रिप्स मिशन की तरफ आते हैं, तब वहाँ से धीरे धीरे हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि अब भारत को कॉलोनियल रूल से आज़ादी मिलने वाली है। ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे रिट्रीट करना शुरू कर देती है। उनका ये मानना है कि काफ़ी समय तक भारत पे कॉलोनियल राज कर लिया, अब भारत को आज़ादी दे देनी चाहिए। तो हमारी उस टाइम की जो कांग्रेस थी, हमारे उस टाइम के जो लॉ मेकर्स थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हम एक आज़ाद हिंदुस्तान के लिए एक आज़ाद संविधान बनाएंगे, एक नया संविधान बनाएंगे जिसको हम अपने हिसाब से बनाएंगे। और उसी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे करके लोग इकट्ठा होते गए, ड्राफ्टर्स इकट्ठा होते गए, और वो आपस में मिल करके डिस्कशन करने लगे। सबसे पहला इंस्टेंस जो आता है वो है 1941 का, जब हम एक हिंदू कोड के बारे में बात करते हैं या जब हम हिंदू लॉज के बारे में बात करते हैं। तो 1951 पे सबसे पहला इंस्टेंस निकल करके आता है हमारे सामने, जो होता है BN राव की कमेटी। BN राव एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे, और BN राव ने बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा सहायता की है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ड्राफ्ट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। तो BN राव के हाथ में 1941 में एक हिंदू कमेटी बनती है उनके नेतृत्व में। और BN राव का ऐसा मानना था कि हमें एक यूनिफॉर्म लॉ बना करके देखना चाहिए कि उसके क्या रेपरकशंस हैं या क्या बेनिफिट्स होते हैं। 1937 में जब काफ़ी ज़्यादा जेंडर इनइक्वालिटी को लेकर के चर्चा हो चुकी थी, तब हिंदू विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 पास हुआ था। 1937 में हिंदू विमेंस राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट पास हुआ था, जिसको देख करके BN राव साहब ने ये सोचा कि अब वक्त आ गया है कि हिंदूज़ के लिए एटलीस्ट एक कोडिफाइड लॉ बनाया जाए। हिंदूज़ तब भी मेजॉरिटी में थे, और अगर हिंदूज़ के लिए हम एक समान नागरिक संहिता बना देंगे, अगर सिर्फ हिंदूज़ के लिए हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बना देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि आगे ये यूनिफॉर्म सिविल कोड बाकी लोगों पर ज़रूरी है या नहीं है, या एप्लीकेबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे एक हिंदू मैरिज एक्ट की तरफ बढ़ाए गए, क्योंकि जितने भी हिंदू लॉज हैं, ये हिंदू लॉज फ़िलहाल 4 अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। जो हिस्से हैं आपके हिंदू मैरिज एक्ट 1955, फिर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो इन चारों की तरफ जब हम 1955-1956 में बढ़ रहे थे, तभी उसके साथ जवाहरलाल नेहरू की रिकमेंडेशन थी। हमारे जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उनकी रिकमेंडेशन थी कि
हम जो है एक हिंदू कोड बिल लेकर के आएंगे जहाँ पे हम हिंदूज़ को क्लासिफाई कर देंगे और हम बताएंगे कि कौन हिंदू है, उनके ऊपर क्या लॉज एप्लीकेबल हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। इसलिए आपको बहुत कम जगह पर अगर आप इंटरनेट पे छान मारने की कोशिश करें तो आपको हिंदू कोड बिल बहुत कम मिल पाता है, क्योंकि उसका ड्राफ्ट जो है वो पास नहीं हो पाया था, क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा ऑपोजिशन मिले थे। और उसके ऑपोजिशन करने वाले श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, इन्होंने हिंदू कोड बिल को बहुत ज़्यादा अपोज किया था। उसके बाद उसी के साथ वहाँ पर एक हिंदू महासभा बनी थी, और हिंदू महासभा का ऐसा कहना था कि ये जो हिंदू कोड बिल है ये हिंदुओं के लिए डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर हम हिंदुस्तान में हिंदुओं को देखें और हिंदुओं के लिए एक अलग लॉज बना दिए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ये एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्शन था अगेंस्ट हिंदूज। और हिंदू महासभा की ऐसी मांग थी कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हिंदू महासभा आगे बढ़ी। उस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हम और आगे बढ़ते गए। हमने चर्चा करी कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो सकता है या नहीं हो सकता है। हिंदू कोड बिल का ऑपोजिशन हो गया था। हिंदू मैरिज एक्ट बनी थी। हिंदू मैरिज एक्ट में क्लासिफाई किया गया कि कौन हिंदूज़ हैं कौन नॉन हिंदूज़ हैं। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग वो सारे लोग जो हिंदू नहीं है वो हैं MCPJ, मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी ज्यू। MCPJ शॉर्ट फॉर्म, मुस्लिम क्रिश्चियन पारसी ज्यू को छोड़ करके सारे हिंदू हैं। ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर है। तो वो सारे लोग हिंदू धर्म के अंदर गवर्न होंगे, हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न होंगे। जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है या ज्यू नहीं है, इन 4 धर्मों को छोड़ करके वो सारे हिंदू होंगे। तो उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होगी। अब एक चीज़ जो देखने लायक है, जिसकी चर्चा मैं थोड़े बाद में भी करूँगा, मैं बस ब्रीफ में बता देता हूँ कि जब आप हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ेंगे तो हिंदू मैरिज एक्ट में आपको एक प्रोविज़न मिलेगा जहाँ पे लिखा है कि यू कैन नॉट मैरी समवन फ्रॉम सपिंडा, या प्रोहिबिटेड डिक्रीज़ की जो लिस्ट दे रखी है, आप उन प्रोहिबिटेड डिक्री में शादी नहीं कर सकते, आप सपिंडा में शादी नहीं कर सकते, अनलेस प्रोवाइडेड बाय द कस्टम। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट है, जो हिंदुओं के लिए यूनिफॉर्म होनी चाहिए थी, वो यूनिफॉर्म होकर के भी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि उसमें प्रोविज़न है, एक प्रोवाइजो क्लॉज है जो कहता है कि अनलेस प्रोवाइडेड बाय योर कस्टम। तो अगर आपका कस्टम इजाज़त देता है तो आप प्रोहिबिटेड डिक्रीज में शादी कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं करेंगे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसके बारे में मैं बाद में भी डिस्कस करूँगा, क्योंकि अभी मैं हिंदू लॉज बता रहा था तो इसलिए मैंने बता दिया, अभी ध्यान में रखिएगा। इस तरह से हम आगे बढ़े, इस तरह से हमारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब हिंदू लॉज के साथ साथ ही ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू लॉज ही उस टाइम पे कोडिफाई हुए हैं, उस टाइम पे मुस्लिम लॉज भी कोडिफाई हुए। हालांकि सारे मुस्लिम लॉज कोडिफाई नहीं हुए, लेकिन 2 लेजिस्लेटिव पीस निकल करके आया मुस्लिम लॉज का। पहला था शरिया एक्ट 1937, दूसरा था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो ये 2 लॉज निकल करके आए मुस्लिम रिलीजन से, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चला कि शरिया एक्ट में क्या है, शरिया लॉज में क्या है। और दूसरा था डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, क्योंकि ट्रिपल तलाक की बातें तब भी होती थी और डिवोर्स की बातें होती थी। तो मुसलमानों में शादियां कैसे डिसॉल्व होंगी, इसके लिए एक कोडिफाइड लेजिस्लेचर मौजूद है जो 1939 में बना था। तो अगर अभी के डिबेट में आपको कोई बोल दे कि मुसलमानों के लॉज कोडिफाइड नहीं है, मुसलमानों के लॉज कोडिफाइड नहीं है, वो कोडिफाई कर देने चाहिए, तो एक पीस ऑफ लेजिस्लेचर है 1939 कि मुसलमानों की शादियां किस तरह से डिसॉल्व होंगी। यहाँ पे आरजू जी का सवाल है कि जो लोग नास्तिक हैं वो कौन से लॉ से गवर्न होंगे। तो हमने अभी तक एथिज्म को या नास्तिक धर्म को इंडिया में ऑफिशियल रिलीजन या ऑफिशियल आइडेंटिटी नहीं दी है। जो लोग एथिज्म है, हमने उनको अभी ऑफिशियल रिकग्निशन नहीं दी है।
इसलिए उनके ऊपर कोई सेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन नहीं है। तो उनके लिए परेशानी ये है कि वो जिस धर्म को त्याग चुके हैं या किसी भगवान में नहीं मानते हैं, उसके बाद भी उनके ऊपर वही लॉज एप्लीकेबल होंगे जो उनके घर वाले, उनके माता पिता चला रहे हैं। और बेसिकली पेटर्नल होता है, आपके पिता, आपके दादा, आपका उस तरफ का, आपके फादर के तरफ की फैमिली जिस धर्म को फॉलो करती है उसको बेसिस बनाया जाता है, उसको लेकर के आपके ऊपर डिसीजन होगा, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल आइडेंटिटी नहीं है नास्तिक लोगों की। खैर, जब हम बात करते हैं 1955, 1956 में, तब एक और सेट पीस ऑफ लेजिस्लेचर था हमारे पास 1954 स्पेशल मैरिज एक्ट का। इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। तो ये जितना हिस्सा था ये था हिस्ट्री ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कि जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो हम प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, 3 ईयर का टाइम पीरियड जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था उसके बारे में बात करते हैं। तो ये उतनी टाइम गैप की बात थी। अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और हमारे प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म शब्द आता है, हम प्रियम्बल फॉलो करते हैं, हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। तो क्या सेक्युलरिज्म हमें ये सिखाता है कि भारत का कोई धर्म नहीं है, या ये सेक्युलरिज्म हमें ये बताता है कि भारत किसी धर्म को फेवर नहीं करेगा? तो जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी और जिस टाइम फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल ड्राफ्ट कर रहे थे, उस टाइम हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखी थी कि हम संविधान को बिस्मिल्लाह से या ओम से या जय हिंद से या जय श्री राम से नहीं शुरू करेंगे। हम किसी धर्म के ग्रीटिंग्स या सैल्यूटेशन से अपने संविधान को नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि हमारा संविधान धर्म निरपेक्ष है, हमारा संविधान इररिलीजियस है। तो इसलिए हमने कहीं पर भी रिलीजन का जिक्र नहीं किया है प्रियम्बल में, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हमारे फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा सपना था कि भारत जो है ये रेस, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स, इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ करके आएगा और एक कॉमन और इक्वालिटी की बात करेगा। इसलिए हमने कहीं पर भी बिस्मिल्लाह, जय श्री राम, इन चीज़ों का जिक्र नहीं किया है अपने कि इंडिया नॉन रिलीजियस है। कुछ लोग बोलते हैं इंडिया इररिलीजियस है। इंडिया नॉन रिलीजियस नहीं है क्योंकि इंडिया नॉन रिलीजियस नहीं है क्योंकि इंडिया डिड नॉट डिनाउंस एनी रिलीजन। इंडिया ने नहीं कहा है कि मैं इस पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं मानता हूँ। इंडिया इररिलीजियस है क्योंकि इंडिया ने कहा है कि मैं किसी धर्म की फेवर नहीं करूँगा, किसी धर्म के तरफ बायसनेस नहीं होगा। तो इसलिए इंडिया इररिलीजियस है। और इसी पैटर्न को, इसी चीज़ को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो हम सेक्युलरिज्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सेक्युलरिज्म में जो डिबेट्स आई, पार्लियामेंट में डिबेट्स हुई, तो उसमें काफ़ी साफ कर दिया गया था कि स्टेट विल नॉट आइडेंटिफाई इटसेल्फ विथ एनी रिलीजन। जो स्टेट है वो अपने आप को किसी रिलीजन से आइडेंटिफाई नहीं करेगा। स्टेट रिलीजन जो स्टेट है वो हर एक रिलीजन को बढ़ावा देगा समान रूप से, कि वो अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सके, प्रोफेस कर सके, आगे बढ़ा सके। तो स्टेट जो है, जो इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है, टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स है, जिनके यूनियन से इंडिया बनता है, उसमें स्टेट का जो रोल है वो ये है कि वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इस बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ रिलीजियस नहीं होती है, कास्टिस्ट भी होती है, क्लासिस्ट भी होती है। तो साफ साफ ये चीज़ें बार बार मेंशन की गई हैं कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको इनसिक्योर नहीं फील होना है, जो मेजॉरिटी है उसको डोमिनेंट नहीं फील करना है, बुली नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी साफ स्पष्ट हैं हमारे सेक्युलरिज्म की डिबेट्स में कि क्या सेक्युलर है, क्या नहीं है, किसको हम कैसे मानते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी बनाते वक्त सेक्युलरिज्म ध्यान में रखा गया था। हालांकि सेक्युलरिज्म बाद में ऐड हुआ है। सेक्युलरिज्म हम जब देखते हैं तो हम फिर से यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ देखते हैं, और ये एक कांस्टेंट लूप है। आप
दोनों में से कोई एक को कभी पकड़ नहीं पाएंगे, तो आप दोनों में से दोनों को समान रूप से लेकर के चल नहीं पाएंगे, क्योंकि कभी ना कभी हमें ऐसा डर लगता है कि अगर यूसीसी ले आए तो कहीं सेक्युलरिज्म ना खतरे में पड़ जाए, या सेक्युलरिज्म ज़्यादा प्रमोट कर दिया तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पे परेशानी ना आ जाए। तो ये चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। और हम जब बात कर रहे होते हैं डाइवर्सिटी की, सेक्युलरिज्म की, तो हम ये भी देखते हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इतना ज़रूरी है, क्या एक यूनिटी, एक इंटेग्रिटी लानी इतनी ज़रूरी है कि हम डाइवर्सिटी ही ख़त्म कर दें। जिस डाइवर्सिटी के लिए हम इतने जाने जाते हैं कि भारत एक बहुत डाइवर्स नेशन है, तो क्या हम इतना इसको फ्लैट कर दे रहे हैं? आर वी फ्लैटनिंग द डाइवर्सिटी सो मच दैट फिर हम बस एक ही रंग में रंगे हुए नज़र आएंगे, एक ही ढंग से दिखेंगे, हम में कोई भिन्न प्रकार की बातें नहीं होंगी। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में बहुत हद तक रखा गया है। तो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी एक तरह से काफ़ी ज़्यादा रोकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट होने से। जब हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ आर्टिकल हैं जो हमारे सामने आते हैं, जो आर्टिकल्स हैं 15, 19, 25, 44। 44 जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, अनुच्छेद 44। तो उसके अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी फंडामेंटल राइट है, जिसको संविधान ने हमारा फंडामेंटल राइट बनाया है, कुछ चीज़ को हमारा यूनिफॉर्म कुछ चीज़ को हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बनाई है। जैसे यहाँ पर आरजू जी का सवाल है कि सर प्रियम्बल को अमेंड करके सेक्युलरिज्म को ऐड किया जा सकता है, तो क्या अमेंड करके हटाया जा सकता है? दो बहुत फेमस केस थे, एसआर बोम्मई, केशवानंदा भारती। एसआर बोम्मई अपहेल्ड किया था जिसने डिसीजन को, और एसआर बोम्मई केस में भी ये साफ साफ बोला गया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसको टच नहीं करेंगे। तो आई डो नॉट बिलीव कि आप उसको अमेंड कर सकते हैं। हाउ एवर यू हैव अ लॉट ऑफ प्रोविजंस अंडर आर्टिकल 368 जो आपको अमेंडमेंट बताता है, बट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करने के लिए दो चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी होती है। एक उस चेंज की, उस अमेंडमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, और दूसरा ड्यू प्रोसेस। तो आप भले किसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अमेंड कर दो, लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर देगी। तो अगर आप किसी तरह से पार्लियामेंट की मेजॉरिटी लेकर के, 2/3 से ज़्यादा मेजॉरिटी लेकर के भी आप चाह रहे हैं कि आप प्रियम्बल अमेंड कर दें, तो आप शायद कर पाएँ, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट वो मोटो कॉग्निजेंस लेकर के उस अमेंडमेंट को स्ट्राइक डाउन कर देगा, क्योंकि ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया है। तो अमेंडमेंट्स के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के लिए कॉन्स्टिट्यूशनलिटी और ड्यू प्रोसेस देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अमेंडमेंट में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम जैसे आर्टिकल 13 में पढ़ते हैं कि हमने इक्लिप्स लगा दिया, कि हमने उस आर्टिकल को इनऑपरेटिव कर दिया कुछ समय के लिए, या उस आर्टिकल को स्ट्राइक डाउन कर दिया, उस पार्ट को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। तो वो अलग अलग तरीके हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक इक्लिप्स ही लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप आर्टिकल 370 की वापस से बात करें तो आर्टिकल 370 स्क्रैप ऑफ नहीं हुआ है। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रोविजंस देता है वो रिपील नहीं हो गया है, या वो संविधान से हट नहीं गया है, वो अभी भी वही है, लेकिन इनऑपरेटिव हो गया है, उसकी पावर्स खत्म हो गई हैं, क्योंकि हमने एक नया क्लॉज ऐड कर दिया था अमेंड कर करके, जहाँ पे हमने प्रेसिडेंट को पावर दे दी, और प्रेसिडेंट गैजेट से हमने आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव कर दिया। तो आप एक इक्लिप्स लगा सकते हैं, इक्लिप्स जो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पर लगता है, आप एक इक्लिप्स लगा सकते हैं, लेकिन आप किसी चीज़ को जो ड्यू प्रोसेस में नहीं है आप उसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट की परमिशन ना हो। तो इन बातों को लेकर के जब हम वापस आते हैं संविधान की तरफ, तो आर्टिकल 15 देखते हैं हम। आर्टिकल 15 जो है वो ये कहता है कि स्टेट जो है वो किसी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी लॉज नहीं बनाएगा, जो लॉज रेस, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो हमें संविधान गारंटी देता है आर्टिकल 15(1) के अंदर कि हम डिस्क्रिमिनेटरी लॉज अगेंस्ट एनी रिलीजन, रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स नहीं बना रहे हैं।
लेकिन इसी का एक प्रोवाइजो क्लॉज भी है जो ये कहता है कि ये काम तब किया जा सकता है, स्टेट को विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए कोई स्पेसिफिक लॉ बनाने से कोई नहीं रोक सकता जहाँ पे उनका वेलफेयर हो, या वेलफेयर स्टेट का कोई लॉ बनाने से नहीं रोका जा सकता या पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी को अगर कोई लॉ या कोई चीज़ वायलेट कर रही है तो उसके ऊपर स्टेट ऑब्वियसली इंटरफियर करेगा। तो जब हम बोलते हैं कि स्टेट की कोई रिलीजन नहीं होती है और फिर हम बोलते हैं कि स्टेट रिलीजियस मैटर्स में इंटरफियर करेगा किसी किसी इंस्टेंसेस में, तो क्या हम कह रहे हैं कि स्टेट उस रिलीजन के अगेंस्ट बायस कर रहा है? इसी चीज़ को 15(1) को हम 19 से जोड़ते हैं कि जब हमारे पास एक आर्टिकल 19 में जब हमारे पास ये प्रोविज़न मिलता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो हम अपना जो एक्ट है, जो हम अपना अगर हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उस चीज़ का एक्सप्रेशन अगर हम स्पीच ना करके सिर्फ हम एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो चीज़ भी अगर पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और मोरालिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली स्टेट इंटरफियर कर सकता है। सेम गोज विद आर्टिकल 25 एज वेल कि जब हम आपको एक राइट टू रिलीजन देते हैं कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस, प्रोपेगेट एंड प्रोफेस कर सकते हैं, आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप अपना रिलीजन दूसरों को बता सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें भी हम चीज़ें देखेंगे कि क्या आप अपना रिलीजन एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के परव्यू में उसकी गाइडलाइन के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आप पब्लिक ऑर्डर हैम्पर कर रहे हैं, क्या आप लोगों की मोरालिटी हैम्पर कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम साथ में देखते हैं। तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो अपने घरों में नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं जो घरों में पूजा करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो इन चीज़ों में स्टेट इंटरफियर नहीं करती है क्योंकि हम अपने घरों में कर रहे हैं, हमने बाहर किसी पब्लिक ऑर्डर को नहीं परेशान किया है, हमने हेल्थ परेशानी नहीं की, हमने मोरालिटी परेशानी नहीं की है, हम किसी तरह का न्यूसेंस नहीं कर रहे हैं, तो इस पर स्टेट इंटरफियर नहीं करता है। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम एक ग्रैंड ओकेजन पे लेकर के चलते हैं, जब हम देखते हैं कि गणपति विसर्जन होता है, दुर्गा पूजा के पंडाल लगते हैं, ईद की नमाज होती है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पर स्टेट जो है इंटरफियर करता है। लेकिन स्टेट की इंटरफेरेंस कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती है, स्टेट की इंटरफेरेंस कोऑपरेटिव होती है। फॉर एग्जाम्पल जब ईद की नमाज हो रही है या पंडाल लग रहा है तो पुलिस जो है, जो स्टेट का पार्ट बन के आती है, पुलिस जो है वो आकर के आपको गाइड करती है कि आप ऐसे ऐसे करिए। जो ऑर्गेनाइज़र हैं उन सेमिनार्स के, कॉन्फ्रेंसेस के, ओकेजन्स के, वो और जो स्टेट मैकेनिज़्म है वो आपस में बात करते हैं कि कैसे स्टेट और ये रिलीजियस सेरेमनी ये आपस में आ करके बात करेंगे। तो इन चीज़ों के बारे में जब हम देखते हैं तब वहाँ पर स्टेट जो है वो कोऑपरेटिव इंटरफेरेंस करती है। और जो थर्ड होता है वो होता है कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरफेरेंस। कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरफेरेंस में अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप देखेंगे सबरीमाला का केस, आप देखेंगे जलीकट्टू, आप देखेंगे बकरीद, जहाँ पर जलीकट्टू और बकरीद में एनिमल हार्म हुआ है, और जहाँ पर सबरीमाला में टेंपल के बाहर जो इतनी लंबी लाइन लग गई थी जहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था वुमेन का, जिसकी वजह से पब्लिक ऑर्डर डैमेज हुआ है, तो यहाँ पर स्टेट ने कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरफेरेंस किया है। यहाँ पर स्टेट ने इन प्रोटेस्ट को हटाया है, इन चीज़ों पर बैन लगाया है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी बकरीद के लिए, एनिमल स्लॉटर के लिए, तो उन चीज़ों को हम देखते हैं। तो स्टेट इंटरफेरेंस भी है वो या तो स्टेट इंटरफेयर नहीं करती है, या स्टेट कोऑपरेटिव इंटरफेयर करती है, या स्टेट कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरफेयर करती है। यहाँ पर अनिल कुमार जी ने सवाल पूछा है दैट शुड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैव लिमिटेशन। सर ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोथ, इन दोनों का एक लिमिट होना चाहिए, लेकिन एक बहुत थिन लाइन होती है इसका लिमिट डिफाइन करने की कि कब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कब आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच सेडिशन ना बन जाए, कब वो स्टेट के अगेंस्ट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट ना चला जाए, तो कब आपका फ्रीडम डिफेमेशन ना बन जाए। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से हम बार बार बात करते हैं कि हमें अगर फंडामेंटल राइट्स मिली हैं तो हमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मिली हैं, और राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ ये हमेशा साथ साथ चलती हैं, तो ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच, इन सब की एक लिमिटेशन होनी चाहिए। लेकिन इनकी लिमिटेशन जो है वो जो
एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है वो डिसाइड नहीं करे, इनकी जो लिमिटेशन है वो जुडिशियल बॉडी डिसाइड करे, और जुडिशियल बॉडी के थ्रू अगर एक लेजिस्लेशन ला सकते हैं या जुडिशियल रिकमेंडेशन के थ्रू अगर एक लेजिस्लेशन ला सकते हैं तो भले उसका फ़ायदा हो सके। हालांकि हम जानते हैं कि लेजिस्लेशन जो है पार्लियामेंट में बनता है और वही एग्जीक्यूट होता है एग्जीक्यूटिव बॉडी से। तो अगर पॉलिटिकल पार्टी या अगर एक कोई सरकार जो केंद्र में है या जो सरकार पावर में है, मेजॉरिटी है, वो अपने अगेंस्ट जितने भी डिसेंट है या अपने अगेंस्ट जितने भी ओपिनियंस आ रहे हैं, क्रिटिसिज्म आ रही है, उसको दबाने के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन को बैन करा दे, बंद करा दे, तो फिर हमारा वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो जाएगा। क्योंकि हमने प्रोविज़न दे रखा है, हमने एक्सप्लिसिट प्रोविज़न दे रखा है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। अभी जस्टिस चंद्रचूड़ साहब भी बार बार यही बोल रहे थे और उन्होंने बार बार ये बोला है कि अगर आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे हैं तो आप एंटी नेशनल नहीं हैं, अगर आप क्रिटिसिज्म दे रहे हैं तो आप एंटी नेशनल नहीं हैं। क्योंकि हम डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में डिसेंट और डायलॉग होना बहुत ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली बहुत नेसेसरी पार्ट है, लेकिन एक लिमिटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन किस हद तक लिमिटेड है। हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, हमारी आवाज़ को एम्पलीफाई करना चाहिए, हालांकि उससे किसी और को हार्म नहीं होना चाहिए। वही 19 में बार बार यही क्लॉज रिपीट हुआ है कि you can practice and propagate all the fundamental rights unless you are hampering the public order, morality and health। तो अगर आप पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ नहीं कर रहे हैं, आपका जो ड्यू राइट्स हैं आप उसके अंडर में अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब तक इट्स फाइन। लेकिन ऑब्वियसली देयर हैज़ टू बी अ लिमिटेशन, क्योंकि हमारी आदत होती है बात करते करते आगे निकल जाने की, और फिर हमें खुद नहीं पता होता कि शायद हम सेडिशन कमिट कर दें या हम डिफेमेशन कमिट कर दें। तो देयर हैज़ टू बी अ लिमिट। कमिंग बैक टू अगेन, जब मैं बात कर रहा था स्टेट इंटरफेरेंस की, स्टेट इंटरफेरेंस विथ रिलीजन, आपका आर्टिकल 15 में, 19 में, 25 में, तो यस आर्टिकल 25 एक बहुत ज़्यादा राइट देता है, एक बहुत बड़ा राइट देता है इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने का। आर्टिकल 28 है जहाँ पर वो बार बार अश्योरेंस देता है कि रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं, रिलीजियस अफिलिएशंस जो हैं, वो अपने अपने अफिलिएशंस को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये राइट्स हमें बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक तौर पर, बहुत एक्सप्लिसिट तौर पर मिली हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा प्रोविज़न है वो है आर्टिकल 44 का, जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। तो हमें बार बार इस चीज़ को तराजू पर तौल करके देखना होगा कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये ऊपर आता है या फंडामेंटल राइट ऊपर आता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी भी मामले में फंडामेंटल राइट जो है वो सबसे ऊपर रहते हैं। इवन इमरजेंसी जब आ जाती है तब भी आपका राइट टू लाइफ सस्पेंड नहीं होता है। तो हमने फंडामेंटल राइट को काफ़ी अच्छी स्पेसिफिक प्रोविज़न दे रखी है, और उसी के साथ साथ हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को जब तौलते हैं तो हम देखते हैं कि एक डीपीएसपी जो है वो काफ़ी नीचे लेवल पर है एक फंडामेंटल राइट से। तो हमें पता चलता है कि राइट टू रिलीजन जो है वो एक बहुत बड़ा राइट है देन यूनिफॉर्म सिविल कोड। प्लस जब हम डीपीएसपी पढ़ते हैं आर्टिकल 37 से, जब हम देखते हैं आर्टिकल 37 में, तो एक चीज़ मेंशन है कि स्टेट जो है वो अपनी पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग बनाएगा, और वो पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग वो पॉलिसीज़ बना रहा होता है। तो स्टेट कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाता है ये हमें समझ में आता है जब हम 7th शेड्यूल देखते हैं, जहाँ पर हम सेंट्रल लिस्ट का, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि स्टेट के पास भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर वो वेलफेयर लॉज बना सकते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि इंडिया वेलफेयर स्टेट है, हमें वेलफेयर के लिए लॉज बनाने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग स्टेट जो है वो अपनी पॉलिसी अपने रेसिडेंट्स के अकॉर्डिंग, उस पर्टिकुलर स्टेट में किस तरह का माहौल है उसके अकॉर्डिंग वो वेलफेयर लॉज बना सकता है। यहीं पर अगर आप दो बहुत बड़े जूरिस्ट को पढ़ें जो जॉन ऑस्टिन है या जो जेरेमी बेंथम है, तो अगर यहाँ पर जॉन ऑस्टिन होते तो जॉन ऑस्टिन का कहना ये होता कि जो स्टेट है वो सोवरन है और वो अपने हिसाब से अपने लॉज बना सकता है, क्योंकि जॉन ऑस्टिन की पूरी स्टडी में उन्होंने मोरालिटी कहीं पर कंसिडर नहीं की है। जॉन ऑस्टिन ने
लॉज को जो है वो साइंस की तरह देखा है, उन्होंने कभी लॉ को आर्ट की तरह नहीं देखा है, तो उन्होंने कभी मोरालिटी कंसिडर नहीं की है। तो जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग अगर हम इस प्रिंसिपल को देखें तो स्टेट के पास पूरी पावर है कि स्टेट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सके, और उसके बाद अगर कोई फॉलो नहीं करता है तो उसके ऊपर कमांड, ड्यूटी और सैंक्शन की प्रोविजंस लग जाती हैं। तो ये जॉन ऑस्टिन कहते हैं। उसी के कॉन्ट्राडिक्टरी में जब हम जेरेमी बेंथम को देखते हैं तो बिल्कुल एक ऑपोजिट थ्योरी मिलती है। जेरेमी बेंथम मोरालिटी को बहुत ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट कवर करते थे। जेरेमी बेंथम का कहना है कि जो लॉज हैं वो इन मास काम करने चाहिए, वो बहुत ज़्यादा लोगों को बेनिफिट करने चाहिए, जो भी स्टेट का एक्शन है उससे ग्रेटर गुड होना चाहिए। तो वहाँ पर स्टेट जो है वो मोरालिटी को कंसिडर करेगा, वहाँ पर स्टेट जो है सबकी वेलफेयर कंसिडर करेगा और अपनी सोवरेनिटी को एक लेवल पर रख करके वेलफेयर देखता है लोगों की। और उसके अकॉर्डिंग जेरेमी बेंथम ऐसा कहता कि अगर जेरेमी बेंथम अभी होते तो उनके अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं हो पाता। बहुत से लॉ स्कूल्स में या बहुत से जगह पर जब हम मुस्लिम लॉज, मोहम्मदन लॉज पढ़ते हैं तो एक बहुत बहुत बड़े ऑथर हैं उनके जो हैं ताहिर महमूद जी। तो ताहिर महमूद की किताबें बहुत लोगों ने पढ़ी होंगी, हमने खुद पढ़ी हैं। तो ताहिर महमूद जी का भी ये कहना है कि जब बार बार अगर आपको लोग बोल रहे हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आइए तो आपको उस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि पर्सनल लॉज में कहीं परेशानी है तो पर्सनल लॉज के रिफॉर्म पर्सनल लॉज के अंदर से ही आने चाहिए, बाहर से नहीं आने चाहिए। तो इन्हीं चीज़ को लेकर के जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिटी डिस्कस करी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पेडल पर हमें ये समझ में आया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन से नीचे है, और फंडामेंटल राइट ऑफ रिलीजन सप्रेस करना पड़ेगा अगर हमें यूसीसी लानी है। और फंडामेंटल राइट्स सप्रेस करना बिल्कुल भी यहाँ पर पॉसिबल नहीं है या बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल लॉज को, फंडामेंटल राइट्स को सप्रेस करेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट है जो उस चीज़ का कॉग्निजेंस लेने के लिए तैयार रहेगा। इसी के बाद जब हम सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, राइट टू रिलीजन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि रिलीजन जो है वो बहुत सारे हैं, और इन रिलीजन के अकॉर्डिंग हमारे पास पर्सनल लॉज भी बहुत सारे हैं। तो पर्सनल लॉज में क्या क्या परेशानी है, पर्सनल लॉज में क्या क्या रिफॉर्म्स चाहिए, इन चीज़ों के बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो पर्सनल लॉज में जब हम सबसे पहले बात करते हैं तो बाकी जो है रिलीजन वो तो हिंदू लॉज के अंदर गवर्न हो गए। जो हिंदू लॉज के अंदर गवर्न नहीं हुए, जिनका अलग पर्सनल लॉ है, वो बच गए मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू। तो जो ज्यूज हैं उनकी संख्या इंडिया में बहुत कम है, लगभग 45,000 के अराउंड है अभी आसपास। और जो ज्यूज हैं वो बिल ऑफ गेट फॉलो करते हैं, उनका बिल ऑफ गेट होता है या रैबानिकल लॉज होता है जिसको ज्यूज फॉलो करते हैं। तो ज्यूज का लॉ भी कोडिफाइड नहीं है, और ज्यूज भी अपने लॉज को अपने रिलीजन के बेसिस पे ही फॉलो करते हैं। तो बिल ऑफ गेट जो है या रैबानिकल लॉज हैं वो भी कोडिफाइड नहीं है, लेकिन क्योंकि उनकी संख्या उतनी नहीं है, दे आर ओनली 4500, तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद हमारे पास है क्रिश्चियन का अलग लॉ है, पारसी का पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट है जो एक बिल्कुल एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह दिखता है। और उसके बाद है मुस्लिम। तो मुस्लिम्स में आपको एक डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट मिल जाता है। उसके बाद मुस्लिम्स में आपको शरिया एक्ट था जहाँ पर आपको चीज़ें बताई गई थी। तो ये चीज़ें हैं जो साथ साथ लेकर के चलना पड़ता है। अब क्योंकि इस चीज़ के बारे में लेकर के पर्सनल लॉज से ही ये डिस्कशन निकला था 2015, 16, 17 के आसपास। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी बातें करी, फिर 17 में सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। तो 2016 में एक बहुत बड़ी डिबेट छिड़ी थी जहाँ पर हम बार बार बात कर रहे थे कि ट्रिपल तलाक जो है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक ग्रेव जेंडर इनजस्टिस फैलता है, तो उसकी वजह से मुस्लिम लॉ और मुस्लिम लॉज कोडिफाइड नहीं है, तो उनकी वजह से लेकर के हमें एक कोडिफाइड यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना चाहिए। तो उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स को आगे रखते हुए मेरे पास कुछ सेंसस का डेटा है 2011 का।
और उन सेंसस के डेटा 2011, क्योंकि लास्ट सेंसस 2011 हुआ था, तो लास्ट ऑथेंटिक ऑफिशियल डेटा 2011 का है। तो 2011 के सेंसस के डेटा के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा डिवोर्स रेट है महिलाओं का, विमेन का जो डिवोर्स रेट है वो है बुद्ध धर्म में। बुद्धिस्ट का डिवोर्स रेट 6.73 है। उसके बाद डिवोर्स रेट्स आता है क्रिश्चियंस का 5.67, फिर आता है मुस्लिम्स का 5.63। और क्योंकि बुद्धिस्ट की पॉपुलेशन बहुत कम है और उनका डिवोर्स रेट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम इनकी पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे अगर मुस्लिम पॉपुलेशन से या हिंदू पॉपुलेशन से, तो ये डिवोर्स रेट बिल्कुल डबल और ट्रिपल ऊपर शूट कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम डिवोर्स देखें मर्दों का, मेन का, तो उसमें भी बुद्ध का डिवोर्स रेट सेकेंड हाईएस्ट है 3 पे। सबसे ऊपर है सिख का डिवोर्स रेट, सिख मेन का डिवोर्स रेट जो कि है 3.63। उसके बाद है बुद्ध, और मुस्लिम जो है इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं 1.59, हिंदू मेन के ठीक ऊपर जो 1.47 है। तो यहाँ पर हमने कंपैरेटिवली ये देखा कि जो ट्रिपल तलाक के केसेस हैं ये भी ज़्यादा हैं, लेकिन इनके साथ साथ बुद्ध धर्म के डिवोर्स रेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जिनके ऊपर भी एक डिस्कशन होना चाहिए। उसी के साथ एक और आर्ग्यूमेंट थी कि बाकी कंट्रीज़ ने ट्रिपल तलाक बैन कर दिया है या नहीं है वहाँ, तो भारत में क्यों नहीं है। 21-22 देशों की लोग बात करते हैं। तो अराउंड द वर्ल्ड भी एक चार्ट है मेरे पास जो कहता है कि मलेशिया में जब आपको डिवोर्स लेना होता है तो आपको जो एक काजी होते हैं, जो मौलाना होता है, जो शरिया लॉ देख रहे होते हैं, आपको एक काजी से बात करनी पड़ती है। वो रिकॉन्सिलिएशन की बात करता है, वो काजी जो है आपका डिवोर्स दिलाता है। अल्जीरिया में जो है डिवोर्स सिर्फ और सिर्फ कोर्ट पे ही हो सकता है। अगर कोर्ट नहीं चाहेगा तो आप डिवोर्स नहीं ले सकते हैं, आपको कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। टूनीशिया में भी डिवोर्स जो है कोर्ट के बाहर नहीं हो सकता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 1961 में इन चीज़ को रेगुलेट कर दिया गया था। जो लोग बोलते हैं कि बैन कर दिया है, तो बैन वो टेक्निकल वर्ड नहीं है, वो टेक्निकल वर्ड है रेगुलेट। वो रेगुलेट वर्ड मैं आपको समझाऊंगा। और वही रेगुलेशन जो है मोरक्को, अफ़गानिस्तान, जॉर्डन और कुवैत में भी है, जहाँ पे ट्रिपल तलाक को सेम ब्रेथ में रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। तो रेगुलेट करने से मेरा मतलब ये है कि जो तलाक के तरीके होते हैं, जो डिवोर्स का तरीका होता है, उन चीज़ों उसके अलग अलग तरीके होते हैं जो हम एहसन, हसन, बिद्दत जानते हैं। तो वो भी रेगुलेट हो सकते हैं। जब आप एक ही सांस में 3 बार तलाक 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 बोलेंगे तो उसको कोर्ट जो है या उसको कोई लॉ जो है वो ऐसा बोल देगा कि आपके जो एक सांस में 3 बार तलाक बोला गया है उसको 3 की जगह 1 ही माना जाएगा, तो वो रेगुलेट हो जाएगा। तो वहाँ पे डिवोर्स नहीं होगा, वहाँ पर सिर्फ 1 बार तलाक होगा और 2 और तलाक बच जाएंगे, जिनको हम बाद में रिकंसाइल कर सकते हैं, आर्बिट्रेट कर सकते हैं। तो एक चार्ट दिखाऊंगा। ये जो है ये डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, ये मुस्लिम्स में है। ये इतने अलग अलग तरीके हैं, ये इतने तरीके हैं जहाँ पर आपको पता चलेगा कि मुस्लिम्स डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो अगर डेथ हो जाए, एक्ट ऑफ गॉड हो जाए, उसमें भी सेकेंड तरीका होता है जहाँ पे एक्ट ऑफ पार्टीज होता है, जहाँ पे जुडिशियल या एक्स्ट्रा जुडिशियल तरह से डिवोर्स होता है। जुडिशियल तरह में आपके पास एक लियान का प्रोविज़न होता है, एक फस्क का प्रोविज़न होता है, एक प्रोविज़न होता है डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का, जो बहुत ज़्यादा पावर्स देता है मुस्लिम विमेन को। डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में 9 ग्राउंड्स हैं जहाँ पर एक मुस्लिम विमेन अपने मर्द से डिवोर्स ले सकती है। तो ये भी कहना कि एक आर्बिट्ररी पावर है मुस्लिम मैन के पास, ये पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। ऑब्वियसली गलत नहीं है बिल्कुल, क्योंकि पावर्स हैं और आप मुस्लिम मैन चाहे तो 3 सांस में डिवोर्स दे सकता है, लेकिन कंप्लीटली आर्बिट्ररी नहीं है क्योंकि मुस्लिम विमेन के पास भी पावर्स हैं। जब हम एक्स्ट्रा जुडिशियल तरीके पे जाते हैं तब हमारे पास हस्बैंड के पास पावर आती है। हस्बैंड के पास भी बहुत सी पावर्स हैं, वाइफ के पास भी पावर्स हैं। हस्बैंड के पास जो पावर्स हैं वो हैं ज़िहर की, इला की और तलाक की।
उस तलाक में हमारे पास जो बाइफरकेशन है वो होता है तलाकुल एहसन, हसन और बिद्दत का। फिर वाइफ के पास जो पावर्स होती हैं वो हैं तलाक़ तफवीज़, जिसको हम डेलीगेटेड डिवोर्स बोलते हैं, जहाँ पे वाइफ जो है वो जा कर के अपने हस्बैंड को बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, आप डिवोर्स दे दीजिए, तो हस्बैंड डिवोर्स दे देता है। या फिर म्यूचुअल कंसेंट से होता है दो तरह के डिवोर्स, खुला और मुबारत, जहाँ पर आप म्यूचुअल कंसेंट से जाते हैं, आप काजी के पास जाते हैं, आप जा कर के डिवोर्स ले लेते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो इन चीज़ों के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि एक सोल जिसको हम बोलते हैं कि मुसलमानों में जो डिवोर्स होता है वो सिर्फ मर्द दे सकते हैं और सिर्फ आर्बिट्ररी तरीके से दे सकते हैं, कोई सेट यूनिफॉर्म लॉज नहीं है, तो वो गलत है। लॉज बहुत सारे हैं, लॉज के बारे में पता नहीं है लोगों को, वो भले कहा जाए तो उसके बारे में मानना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास दो तीन चीज़ें सामने निकल करके आती हैं पर्सनल लॉज के साथ में ही। दो तीन केसेस हमारे सामने आते हैं। तो इनकी शुरुआत मैं करूँगा स्पेशल मैरिज एक्ट से। स्पेशल मैरिज एक्ट जब 1954 में बना था तो एक सेक्युलर पीस ऑफ लेजिस्लेशन के तौर पर बना था, और इंडियन सक्सेशन एक्ट से जितने भी स्पेशल मैरिज एक्ट में लोगों की शादी हो रही है उसका उनके जो सक्सेशन होंगे, उनके जो सक्सेशन लॉज होंगे वो इंडियन सक्सेशन एक्ट के थ्रू होंगे। लेकिन उस चीज़ की बाद में अमेंडमेंट आ गई, और उस चीज़ की अमेंडमेंट आ करके हो गई कि अगर फादर का जो रिलीजन है अगर वो हिंदू है तो वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू गवर्न होगा। तो एक सेक्युलर पीस ऑफ लेजिस्लेशन में भी हमने कहीं ना कहीं रिलीजन ऐड कर दिया है। इसी के साथ साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो दो केसेस आते हैं हमारे पास। एक केस आता है हमारे पास सरला मुदगल का, और एक केस आता है हमारे पास शाहबानो का। तो कुछ लोग मिस्टेकनली ये समझते हैं कि शाहबानो का जो केस था वो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था। हालांकि शाहबानो का केस ट्रिपल तलाक से रिलेटेड नहीं था। जो इश्यूज कोर्ट में रेज हुए थे वो सोलली ट्रिपल तलाक नहीं थे, वो एक सेकेंडरी इशू था। प्राइमरी इशू एलिमनी का था। शाहबानो बेगम ने तलाक एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उनको अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए थी, जिसकी वजह से वो केस कोर्ट तक गया था। और सरला मुदगल में बाईगेमी का केस था, जहाँ पर हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली थी। तो इन दोनों कोर्ट के केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ पॉइंट आउट किया कि मे बी इट इज़ द टाइम टू ओपन द पैंडोरा बॉक्स एंड मे बी इट्स द टाइम दैट वी इम्प्लीमेंट यूसीसी। बट सुप्रीम कोर्ट ने दोनों तरफ बात करते वक्त यही कहा कि वी मे लुक फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि वी शैल बी लुकिंग फॉर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो लीगल भाषा में जो मे और शैल में डिफरेंस होती है वो ये होता है कि मे जो होता है वो एक ऑप्शनल चीज़ होती है। मे में गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो एक रिकमेंडेशन देती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर है या ड्राफ्टर्स के ऊपर है कि वो उस रिकमेंडेशन के ऊपर वर्क करे या ना करे। शाल में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है। तो ये मे और शाल का डिफरेंस होता है, और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों केसेस में मे की तरफ पॉइंट आउट किया है, शाल की तरफ नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को अब देखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ हम आगे बढ़ें। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि एक वक्त आएगा कि हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड देखनी पड़ेगी। उसी के बाद जो राजीव गांधी की सरकार थी उन्होंने एक अलग लॉ बनाया मुसलमानों के लिए। फिर इन्हीं चीज़ को लेते हुए फिर हम और आगे बढ़ते गए। फिर हमारे पास अलग अलग प्रोविज़न आई, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की रिकमेंडेशन आई। तो इन चीज़ों को लेकर के भी जब हम बहुत आगे बढ़ गए तो हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो गोल था या जो ऑब्जेक्टिव था उसकी तरफ हम फुलफिल नहीं कर पाए, हम उन चीज़ों को लेकर के आगे नहीं बढ़ पाए। साथ में इसी वक्त जब सुप्रीम कोर्ट इन केसेस की वर्डिक्ट दे रहा था उसी टाइम राम जेठमलानी ने ये भी कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में हो नहीं सकता। राम जेठमलानी जी ने भी इस चीज़ के ऊपर पॉइंट आउट किया था, और उन्होंने भी यही बात बोली थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में पॉसिबल नहीं है। अगर आपको करना ही है तो आप स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी कर लीजिए, जहाँ पर आप सेक्युलर पीस ऑफ लेजिस्लेशन ला सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक पॉसिबल ड्राफ्ट बना करके लाना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। फिर वापस जब ट्रिपल तलाक की डिबेट छुड़ी थी 2016 के आसपास, तब जो है
लॉ कमीशन का रोल आया। लॉ कमीशन ने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और 2016 में मैं एग्जैक्ट डेट बता दे रहा हूँ आपको कि 2016 की कौन सी डेट थी वो जी। तो 7 अक्टूबर 2016 में लॉ कमीशन ने एक क्वेश्चनेयर भेजा था लोगों के पास। 7 अक्टूबर 2016 और 7 अक्टूबर 2016 में लॉ कमीशन ने एक क्वेश्चनेयर निकाला जिसमें उन्होंने लोगों से 16 क्वेश्चंस पूछे थे। आज 16 क्वेश्चंस टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आस्किंग वेदर दे वांट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड और नॉट। 16 प्रश्नों की प्रश्नावली थी लॉ कमीशन के द्वारा 2016 में, जिसमें उन्होंने पूछा था लोगों से कि क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में होना चाहिए या नहीं। और करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों ने इस प्रश्नावली में ये भरा है कि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। इन प्रश्नावली को इकट्ठा करने में, इन सवाल के जवाब देखते देखते थोड़ा वक्त निकल गया। फिर सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई ट्रिपल तलाक पे। फिर 2018 में वो क्वेश्चनेयर को कंपाइल करके लॉ कमीशन ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला, क्योंकि लॉ कमीशन के पास भी अथॉरिटी है। लॉ कमीशन रिकमेंड कर सकती है इंडिया में बनाए हुए लॉज के ऊपर। तो लॉ कमीशन ने कंसल्टेशन पेपर निकाला 31 अगस्त 2018 में। 31 अगस्त 2018 में एक कंसल्टेशन पेपर निकाला था लॉ कमीशन ने, जिसका टॉपिक था रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ। और इस कंसल्टेशन पेपर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने निकल करके आता है वो ये है कि लॉ कमीशन ने कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल। यूनिफॉर्म सिविल कोड की भारत में ना तो इस वक्त ज़रूरत है, ना उसका डिज़ायर, ना उसकी चाह होनी चाहिए। ये लॉ कमीशन के कंसल्टेशन पेपर का थीम था। और लॉ कमीशन ने पूरे कंसल्टेशन पेपर में यही बोला है, एक ही पॉइंट, कि अगर आपको परेशानी है पर्सनल लॉज से तो आप पर्सनल लॉज को अमेंड करिए, आप पर्सनल लॉज को रिफॉर्म करिए। आप अगर कोडिफाइड नहीं है तो आप कोडिफाई कर सकते हैं, या आप एक सेट पीस ऑफ लेजिस्लेशन या सेट पीस ऑफ प्रैक्टिसेस बना सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप जो है पर्सनल लॉज को गवर्न कर सकें। आप जो है स्ट्रेट अवे यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लाने के बारे में बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यू हैव टू रिफॉर्म योर पर्सनल लॉज। जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरुआत में बोला था, बहुत से लोग ट्रिपल तलाक के वक्त बोल रहे थे कि महिलाएं सपोर्ट में हैं, महिलाएं साथ दे रही हैं हमारा। तो उस वक्त भी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो महिला अध्यक्ष थी, जितनी वुमेन रिप्रेजेंटेटिव थी, या मुस्लिम महिला मोर्चा या मुस्लिम महिला समिति, ये जो अलग अलग सेक्ट्स बने हुए हैं, ये जो अलग अलग ब्रांचेस बने हुए हैं, इनकी अध्यक्षों ने भी यही बोला साफ साफ कि जो पर्सनल लॉज में विमेन के साथ इनजस्टिस है, जेंडर इनजस्टिस है, इनइक्वालिटी है, इन चीज़ों के लिए अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें रिफॉर्म लाना चाहिए पर्सनल लॉज में, और वो भी पर्सनल लॉज के अंदर से रिफॉर्म लाना चाहिए। आप इस चीज़ को ऐसे एग्जाम्पल से लेके चलिए कि अगर आपके घर में कोई परेशानी है और आपको आपके घर की परेशानी के बारे में आपका पड़ोसी आकर के बोलेगा तो शायद आपको ज़्यादा बुरा लगेगा, आपकी सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पड़ोसी ने मेरी इज्जत नहीं की या मेरी बेइज्जती हो गई मेरी पड़ोसी के सामने। तो और अगर आपको उसी चीज़ के बारे में, आपके घर की परेशानी के बारे में आपको आपके घर वाले आपको समझाएंगे, आपके घर वाले अगर बोलेंगे, तो शायद आपको उतना बुरा ना लगे, आप उस चीज़ों को रिफॉर्म कर सकें, आप उस चीज़ों पे काम कर सकें। इसी एनालॉजी को जब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखते हैं, पर्सनल लॉज में देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि जो पर्सनल लॉज हैं उनमें भी जो रिफॉर्म्स होने चाहिए वो रिफॉर्म्स लॉज में अंदर से होने चाहिए। पर्सनल लॉज में उनके रिलीजन के तरफ से रिफॉर्म्स होने चाहिए, ना कि दूसरे रिलीजन की तरफ। उससे कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब हो सकती है, उससे परेशानियाँ आ सकती हैं, दूसरे तरह से परेशानियाँ हो सकती हैं। तो इन चीज़ों के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, हमें अपने पर्सनल लॉज को देखना चाहिए। जब हम पर्सनल लॉज में रिफॉर्म की बात करते हैं, जब हम लॉ कमीशन की बात करते हैं, तो हम धीरे धीरे 1835 से लेकर के अब हम 2020 में आ गए हैं। हमने अपने टाइमलाइन को 2020 में
बरकरार कर ली, हम अपनी टाइमलाइन के साथ 2020 में आ चुके हैं। और अब हम बात करते हैं कि क्या हमें अभी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है, या क्या हम अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो वो ज़रूरी क्यों है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी क्यों है। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में अभी डिस्कशन करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो सरकार है केंद्र में, उसके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड लिखा हुआ है। और अगर केंद्र सरकार चाहे और लोकसभा में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल ड्राफ्ट कर दे, बिल टेबल हो जाए, तो वो बिल लोकसभा में बड़ी आसानी से पास हो सकता है और उसके साथ साथ वो बिल शायद राज्यसभा में भी पास हो जाए। हालांकि जो बीजेपी के खुद के माइनॉरिटी विंग के लोग हैं, उनमें से एक दो अध्यक्षों ने, माइनॉरिटी विंग के अध्यक्षों ने भी ये सजेस्ट किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का आइडिया ड्रॉप कर दे। लेकिन हम कह नहीं सकते कि सरकार कब कौन सा कदम उठा ले। जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भी काफ़ी ज़्यादा विरोध किया गया, जिस तरह से ट्रिपल तलाक बिल भी काफ़ी ज़्यादा लोकसभा में विरोध किया गया, ऑपोजिशन का वॉकआउट था, उसके बाद भी वो बिल पास हो जाता है क्योंकि मेजॉरिटी है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम बिना डिस्कशन किए इसको लोकसभा में टेबल कर देंगे तो शायद ये पास भी हो जाए और हम रोक भी नहीं पाएंगे क्योंकि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है इस चीज़ की। इसलिए इसका डिस्कशन करना, इसके प्रोज एंड कॉन्स जानना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, क्योंकि 2014-2019 दोनों की मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ है कि बीजेपी का क्या मोटिव है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के। क्योंकि उन्होंने बार बार स्पेसिफिक बोला है, ये मैं किसी पार्टी के पॉलिटिकल एंगल से नहीं बोल रहा, ये मैं सिर्फ मैनिफेस्टो की एनालिसिस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। जब हम मैनिफेस्टो की बात करते हैं या जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो आदित्य चौधरी जी का सवाल है, प्लीज़ डील अबाउट ट्रिपल तलाक ऑल्सो। सर, ट्रिपल तलाक के बारे में मैंने बात की, ट्रिपल तलाक के बारे में यही बात की कि बहुत से तरीके से ट्रिपल तलाक, बहुत से तरीके से तलाक हो सकते हैं। जो 3 तलाक जो प्रैक्टिस किया जा रहा था, जो इनफेमस तरह से तलाक़ बिद्दत था, उसकी परमिशन कहीं पे कुरान में नहीं थी। कुरान के चैप्टर 2 में या उसके आगे जो चैप्टर तलाक है उसमें भी जो प्रोविजंस दी हुई हैं वो एहसान और हसन तरीके से ही है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स या ओवर अ पीरियड ऑफ 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, जो उसके बात करता है एहसान और हसन, उन प्रोविजंस के बारे में है। कुरान में भी कहीं से तलाक़ बिद्दत की प्रोविज़न नहीं थी। वो एक इंस्टेंस ऐसा था हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक लॉ में जहाँ पर वो एक इंस्टेंस हुआ जहाँ पर एक सिटिंग में 3 बार तलाक दिया गया। एंड क्योंकि लोगों में उस चीज़ की जागरूकता नहीं है, लोगों को नॉलेज नहीं है, तो लोगों को लगा कि वो तरीका भी है। क्योंकि आप जब केसेस कंपेयर करेंगे तो अर्बन एरिया से ज़्यादा रूरल एरिया में डिवोर्स के केसेस हैं ट्रिपल तलाक के, जिससे और रूरल एरिया में लिटरेसी की जो रेशियो है वो भी बहुत कम है। तो इससे ये भी साफ पता चलता है कि जो लोग हैं जिनको लॉज नहीं पता है, उनको लॉज नहीं पता होने की वजह से वो करते हैं। क्योंकि जनरली हमें क्या पता चलता है, मुसलमानों में शादी होती है, कबूल है कबूल है कबूल है, तलाक होता है तलाक 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 से। ये चीज़ें हमने टीवी में देखी, मीडिया में देखी, फिल्मों में देखी, तो इन चीज़ों की वजह से हमें ऐसा लगता है कि शायद ऐसे ही होता है और यही सही तरीका है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो मीडिया में देखा जाए या जो टीवी में दिखाया जाए वो सही ही होता है, वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड वर्जन है उस चीज़ का। इसीलिए 1991 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक निकाहनामा बनाया था। उन्होंने निकाहनामा ड्राफ्ट किया था जिसमें तरीके लिखे हुए थे कि आप डिवोर्स कैसे देंगे। अभी भी पार्लियामेंट में ओवैसी जी के, असदुद्दीन ओवैसी जी की रिकमेंडेशन थी जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केस कंटेस्ट कर रही थी सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक का, तब भी उन्होंने यही बोला था कि हम एक 8 पॉइंट का अफिडेविट बनाएंगे जहां पर हम लोगों को बता सकें कि तलाक होता कैसे है। इंस्टेड ऑफ उसको सीधे बैन कर देना, पहले लोगों को बताने दो कि तलाक होता कैसे है। नहीं तो अगर हम इसको बैन कर भी देंगे और लोगों को पता ही नहीं होगा कि तलाक का सही तरीका क्या है,
तो लोग वही पुराने तरह से, वही गलत तरीके से तलाक देते रहेंगे। और उसके बाद जो हमने एक सिविल लॉ के लिए जो क्रिमिनल लॉ बना दिया है, एक क्रिमिनल एक्शन बना दिया है, क्रिमिनल पनिशमेंट बना दिया है, जो प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम वुमेन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मुस्लिम वुमेन अपॉन मैरिज है, जो ट्रिपल तलाक बिल भी जिसको बोलते हैं 2019 वाला, उसमें भी 3 साल की जो जेल डाल दी गई है सिविल ऑफेंस के अगेंस्ट में। तो लोग जाते रहेंगे। और जो बिल है वो बिल भी कहीं से ये नहीं बोलता कि ट्रिपल तलाक को रिकग्नाइज नहीं करता है। वो बिल बोलता है कि ट्रिपल तलाक को रिकग्नाइज करते हैं सर, लेकिन आप तलाक बोलेंगे, आप जेल जाएंगे, लेकिन आपका डिवोर्स भी नहीं होगा। तो ये एक एनालॉजी है जो मुझे समझ नहीं आती, कि जब आप बोलते हैं कि आप एक ऑफेंस कर रहे हैं लेकिन वो ऑफेंस कमिट होता नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम आपको उस ऑफेंस के लिए पनिशमेंट देंगे। तो इट इज़ ऑन द सिमिलर लाइन्स, इट इज़ ऑन द सिमिलर लाइन्स ऑफ हाउ वी हैव डेल्ट विद सुइसाइड, कि अगर आप सुइसाइड करके मर गए तो आपको तो पनिश करने के लिए आप बचे ही नहीं, तो आपकी तो जान जा चुकी है, तो किसको मारे, किसको पनिश करेंगे। लेकिन अगर आप कमिटमेंट ऑफ सुइसाइड में पकड़े गए, आपने अटेम्प्ट लिया सुइसाइड करने का और आप पकड़ा गए, तो फिर हम आपको पनिश अलग से करेंगे। तो ये वही एनालॉजी है कि आप तलाक देंगे, आपका तलाक भी नहीं होगा, अटेम्प्ट टू डिवोर्स के लिए हम आपको 3 साल की पनिशमेंट दे देंगे, और 3 साल तक आपका हस्बैंड जेल में रहेगा। फिर आपका जब हस्बैंड जेल से वापस आएगा तो वापस से आप हंसी खुशी हस्बैंड वाइफ बन करके रहेंगे। तो ये वाली एनालॉजी मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि बहुत से फैमिली लॉ के जो स्कॉलर्स हैं या जो बहुत से बड़े बड़े जजेस हैं जिन्होंने फैमिली लॉ डील किया, उन्होंने ये साफ बोला कि जब एक फैमिली का केस कोर्ट में आ जाता है, जब भी एक फैमिली इशू कोर्ट में आ जाता है, तब वो फैमिली केस वापस उस हंसी खुशी वाले रिश्ते में नहीं रह सकता। वो जो गांठ पड़ जाती है उन रिश्तों में, आप उन गांठ को खोल नहीं सकते जब वो केस कोर्ट में आ जाता है। तो सेम विद दिस ट्रिपल तलाक थिंग। वापस से जब हम 2020 की बात कर रहे होते हैं और हम देख रहे होते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत नहीं है, तो एक बहुत बड़ा पॉइंट जो है जो लोग लेकर के आते हैं वो है जेंडर जस्टिस का, जेंडर इक्वालिटी का और इंटीग्रेशन का, कि लोगों में इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल है नेपाल का। नेपाल ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है एक कॉमन सिविल कोड बनाने की, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की, इंटीग्रेट करने के लिए लोगों को, लेकिन वहाँ भी लोगों का इंटीग्रेशन नहीं हुआ। इसकी वजह से वहाँ पे इस पर्टिकुलर लॉ की वजह से बहुत ज़्यादा रेपरकशंस हुए हैं, क्योंकि लोगों को ये लॉ एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, लोगों ने इस लॉ को माना ही नहीं है। जब लोग बात करते हैं गोवा सिविल कोड की, तो गोवा सिविल कोड भी अपने में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। मैं और प्रोविजंस ढूंढने की कोशिश कर रहा था गोवा सिविल कोड में, लेकिन गोवा सिविल कोड मुझे एक्चुअली इंटरनेट पर कहीं एक पीडीएफ फॉर्म में मिला नहीं। मैंने पोर्टुगीज़ एक्ट भी ढूंढा 1867, वो भी नहीं मिला, लेकिन उसके कुछ प्रोविजंस मिले हैं। और उन प्रोविजंस में ये है कि गोवा सिविल कोड जो है गोवा सिविल कोड जो है एक मर्द को, एक मैन को परमिशन देती है रीमैरी करने के लिए, अगर उसकी वाइफ उसको 25 साल के अंदर में एक बच्चा पैदा करके नहीं दे पा रही है, या 30 साल के अंदर में एक लड़का पैदा करके नहीं दे पा रही है। तो इस बेसिस पे भी हमें ये पता चलता है कि जो गोवा सिविल कोड भी है वो भी अपने आप में एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। उसमें भी वही प्रोवाइजो क्लॉज है कि यू हैव टू बी यूनिफॉर्म अनलेस प्रोवाइडेड बाय योर कस्टम। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट कर देते हैं, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे इंडिया में ले आते हैं और उसके हर एक सेक्शन में एक प्रोवाइजो क्लॉज डाल देते हैं कि यू हैव टू डू दिस अनलेस प्रोवाइडेड बाय द कस्टम, यू हैव टू डू दिस अनलेस प्रोवाइडेड बाय द कस्टम, तो वो पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड रिडंडेंट हो जाएगा, उसका जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हम हर एक प्रोविज़न में एक क्लॉज दे रहे हैं, हम हर एक प्रोविज़न में आपको एक डिफरेंस बता रहे हैं, हम हर एक प्रोविज़न में आपको कहते हैं कि नहीं आप अपना रिलीजियस बेसिस पे कर सकते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट करना भी मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है। रवि झा का यहाँ पर सवाल है कि सर आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बीजेपी के अल्पसंख्यक नेता के बारे में बताया, अगर आपकी बात मान भी लें तो ये बताइए कि ट्रिपल तलाक पर उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला, जबकि काफ़ी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानती है। तो सर अल्पसंख्यक लोग और जो माइनॉरिटी विंग है, माइनॉरिटी विंग अपनी
पार्टी पॉलिसी, ये जो विंग्स होते हैं, ये इनका काम होता है कि ये अपनी पार्टी पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहे। जिस तरह से हम एक डिप्लोमैट को देखते हैं कि एक डिप्लोमैट जो है वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ के अगेंस्ट में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे जो पॉलिटिकल विंग्स होते हैं ये भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को बहुत स्ट्रिक्टली मानते हैं। और ये जो ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किसी पर्टिकुलर पार्टी ने नहीं, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक सुप्रीम कोर्ट ने किया है, एक एपेक्स बॉडी ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, जिसके अगेंस्ट आप अपील नहीं करेंगे। ऑब्वियसली अपील प्रोविजंस हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर मैटर में आपने अपील नहीं की है, सो नाउ इट इज़ फिक्स। तो आपने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी प्रोसेस को टर्म कर दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो विच इज़ नाउ बीन डी रिकग्नाइज्ड। तो इस वजह से जो माइनॉरिटी विंग के वर्कर्स हैं वो इसके बारे में नहीं बोल सकते। लेकिन क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो ड्राफ्ट नहीं हुआ है और उसकी जो आइडियोलॉजी है पार्टी की वो एक प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी लेके चल रहे हैं, लेकिन उस पर सजेशंस ऑलवेज वेलकम होती है। उस पर पार्टी का एक स्टैंड है, लेकिन वो स्टैंड अभी डेफिनेट नहीं है क्योंकि हमने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया है, उसको टेबल नहीं किया है लोकसभा में या राज्यसभा में। इस वजह से रिकमेंडेशंस आप ज़रूर दे सकते हैं। और तब मैंने भी बोला था कि माइनॉरिटी विंग के वर्कर्स ने सजेस्ट किया था कि आप इस चीज़ को ड्रॉप आउट कर दीजिए अपनी मैनिफेस्टो से, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सजेशन देना, क्रिटिसिज्म करना और कॉन्ट्राडिक्ट करना, इसमें डिफरेंस होता है। आप बिल्कुल एक कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियोलॉजी लेके नहीं चल सकते। आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव, आप सजेशन दे सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई बिलीव एंड दिस इज़ व्हाट द गवर्नमेंट शुड डू। तो उस बेसिस पर माइनॉरिटी विंग्स ने ऐसा बोला है। और रही बात की अनकॉन्स्टिट्यूशन, हाँ सर, तो वही सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है ट्रिपल तलाक को, तो उसके ऊपर तो कोई भी कुछ भी अब क्या ही बोल सकता है। जी देवाशीष जी, मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में क्या डिफरेंस है। तो जिस तरह से हम नेपाल की बात कर रहे थे इंटेग्रिटी की, हम गोवा की बात कर रहे थे एक यूनिफॉर्म लॉ की, तो वहाँ पर हमने देखा कि वो लॉज यूनिफॉर्म होकर के भी यूनिफॉर्म नहीं है। सिमिलरली आपका हिंदू मैरिज एक्ट का भी प्रोविज़न यूनिफॉर्म होकर के भी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट नॉर्दर्न रीजन्स में और सदर्न रीजन्स में भी डिफ्रेंशिएट करता है। वहाँ भी अलग अलग कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं। वेस्टर्न रीजन्स में और ईस्टर्न रीजन्स में भी अलग अलग कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं। तो वहाँ पर पर्टिकुलर प्रोवाइजो क्लॉज है विच स्टेट्स की अनलेस प्रोवाइडेड बाय द कस्टम। तो अगर आपका कस्टम अलाउ करता है तो आप वैसी चीज़ें कर सकते हैं। तो इन्हीं लाइंस पर अगर एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाएगा तो वो शायद रिडंडेंट हो जाए, उसका आप समझ रहे हैं, कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लास्टली जो मैं बात करना चाहता हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या रहता है, मैं कैसे चीज़ों को समझता हूँ। तो और ये सवाल देवाशीष के सवाल से भी बिल्कुल लिंक में है कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड और क्या कॉमन सिविल कोड में डिफरेंस है या नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद इनमें डिफरेंस है। मैं इस चीज़ की कोई लीगल बैकिंग नहीं दे सकता आपको, मैं इस चीज़ का कोई केस प्रेसिडेंट नहीं बता सकता। मैं इस चीज़ को सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग से समझा सकता हूँ कि मैं क्या समझता हूँ। तो मेरा ऐसा मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में डिफरेंस है, और हम जिस चीज़ के पीछे भागते जा रहे हैं वो शायद कॉमन सिविल कोड है, ना कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड। हम एम कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड का, लेकिन हम शायद कॉमन सिविल कोड की तरफ भागते जा रहे हैं। और फॉर एग्जांपल अगर आप एक आईपीसी देखेंगे, आपका जो इंडियन पीनल लॉ है, अगर आप उसकी तरफ देखेंगे तो वो कॉमन है और वो यूनिफॉर्म भी है। लेकिन क्या हर कॉमन लॉ यूनिफॉर्म होगा या नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आपको जो इक्वालिटी का परव्यू है वो एक इक्वालिटी के ब्रैकेट में ही रख के देखना है। इक्वालिटी का परव्यू अनइक्वल्स के लिए आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप एक यूनिफॉर्म ला रहे हैं तो वो यूनिफॉर्मिटी एंड होना चाहिए, ना कि वो यूनिफॉर्म एक फैक्टर होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो ये कहते हैं कि जितने पर्सनल लॉज हैं जब तक वो स्क्रैप ऑफ नहीं हो सकते, जब तक उन पर्सनल लॉज को हम हटा नहीं सकते, तब तक हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं ला सकते। तो जब आप पर्सनल लॉज को हटा देंगे
और उसके बाद जब आप एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो वो सिविल कोड एक जैसा कांस्टेंट, हाँ तो हाँ, ना तो ना, 5 + 5 इज 10 एंड इज ऑलवेज 10, ये कॉमन क्रिमिनल कोड है या यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड है, सबके लिए समान अधिकार से चलता है। उसी तरह से वो लॉ भी बिल्कुल कॉमन हो जाएगा जब आप सारे पर्सनल लॉज को हटा देंगे। तो वो शायद यूनिफॉर्म भी बन जाए, लेकिन उससे पहले वो कॉमन ज़रूर बनेगा। बहुत सी थ्योरीज ये भी कहती हैं कि जितने पर्सनल लॉज हैं अभी, आप उन सभी पर्सनल लॉज को उसी तरह से रहने दीजिए। आप सारे पर्सनल लॉज को जिस तरह से हैं उस तरह से रहने दीजिए, और इन पर्सनल लॉज को आप एक सब्सटैंटिव लॉ की तरह ट्रीट करिए, और आप एक नया लॉ लेकर के आइए जो इनका प्रोसीजरल लॉ हो। जिस तरह से इंडियन पीनल कोड एक सब्सटैंटिव लॉ है और CRPC उसका प्रोसीजरल लॉ है, तो वो एक बैलेंस क्रिएट कर देता है। उसी तरह से आप पर्सनल लॉज, एग्जिस्टिंग पर्सनल लॉज को सब्सटैंटिव लॉ की तरह रखिए और आप एक अलग प्रोसीजरल लॉ लेकर के आइए जो इन सारे सब्सटैंटिव लॉज के साथ डील करेगा, और तब शायद जा कर के वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बन सके। तो अगर आप इंटरनेट पे या इधर उधर खोजेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है, हालांकि कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलता यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में। बहुत से लोग बोलते हैं कि गोवा का जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो असल में कॉमन सिविल कोड है, वगैरह वगैरह, बहुत सी बातें होती हैं। तो आप किसको कैसे एज अ मीन्स टू एन एंड का रिलेशनशिप जोड़ रहे हैं, आपको वो देखना है। मीन्स टू एन एंड के रिलेशनशिप में आपको मीन्स और एंड्स दोनों को साथ में लेके चलना है, और आपका मीन्स अगर कॉमन सिविल कोड है तो उसका एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जिस तरह से मैंने बोला कि सब्सटैंटिव लॉज को उसी तरह से रहने दीजिए, लेकिन एक प्रोसीजरल लॉ अलग से लेकर के आइए जो साथ में कोलैबोरेट करके एक यूनिफॉर्म सिविल कोड टुवर्ड्स द एंड बना सके। तो शायद ये एक अच्छा सजेशन हो। शायद इसमें बहुत सारा क्योस भी हो जाए, क्योंकि प्रोसीजरल लॉ रहेंगे, सब्सटैंटिव लॉ रहेंगे, तो पता नहीं चलेगा कि कब फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है। तो ये एक तरीका है। बाकी आप मीन्स टू एंड भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसको मीन्स लेना है, किसको डिसाइड करना, किसको एंड्स की तरह से देखना है। तो ऐसे आप छोटे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में। कोई बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा है कि जो बिल्कुल कट टू कट डिफ्रेंशिएट कर दे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है, ये कॉमन सिविल कोड होता है, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों आपस में मर्ज नहीं कर सकते, ऐसा वैसा। तो ये कट टू कट डिफरेंस आई हैव नेवर एवर रेड एवर इन माई लाइफ. However, I believe that both the Uniform Civil Code and the Common Civil Code coincides at times, but you can find out a difference when you try to compare a means to an end relationship. अब जब आप means to an end का relationship देखते हैं तो आप एक Common Civil Code और आप एक Uniform Civil Code में शायद फ़र्क कर सकें, आपको शायद समझ में आ जाए, आपको लगे कि ये लॉ जो यहाँ पर एप्लीकेबल हो रहा है ये कॉमन होगा, लेकिन इससे जो एंड रिजल्ट निकल करके आएगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा सबके लिए। इसी का मेरी जो एक पर्सनल थ्योरी है जिसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको, वो ये है कि मान लीजिए कि आपके पास जो रिलीजन है, आपके जो धर्म है, आप उसको नंबर सिस्टम से डिनोट कर रहे हैं। तो आपके पास 5 रिलीजन है, आप उस 5 रिलीजन को 5 अलग अलग तरह से डिनोट करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग रिलीजन है, और आपको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड एम करना है, और आपका एंड ऑब्जेक्टिव है 5 बीइंग द यूनिफॉर्म नंबर। तो आप 1 + 4 5 करेंगे, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5। तो इसमें जो एंड रिजल्ट निकल करके आया ये हुआ 5। इससे क्या हुआ कि जितने भी 1 से लेकर के 5 तक नंबर थे सबका एंड रिजल्ट 5 निकल करके आया। मेरे अकॉर्डिंग ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है जहाँ पर हम एंड रिजल्ट देखते हैं। जब आप कॉमन सिविल कोड देखते हैं तो आपको 5 लाना है, लेकिन आप एक ही लॉ लेकर के आ रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग ओनली 1 लॉ, विच मीन्स मैथ्स ऐसे होगी कि 1 + 4 = 5, बट हम वही 4 हर नंबर में जोड़ रहे हैं, जिसका मतलब 1 + 4 5, 2 + 4 6, 3 + 4 7, 4 + 4 8, 5 + 4 9।
तो इसमें सिर्फ 1+4 5 अचीव हो पाया, बाकी किसी नंबर में वो 5 का ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाया। जब इसका बड़ा पिक्चर हम देखते हैं तो इससे ये दिखता है कि सिर्फ एक रिलीजन के लिए वो जो कॉमन लॉ एप्लीकेबल हुआ वो एक रिलीजन पे एप्लीकेबल हो पाया, बाकी के रिलीजन पे नहीं हो पाया। तो इस तरह से भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वो एक कॉमन जो नंबर ऐड किया हमने वो एक मीन्स है, और आपका जो नंबर टुवर्ड्स द एंड आया वो एंड रिजल्ट है। तो आप इसको मीन्स टू एन एंड का रिजल्ट देख करके कर सकते हैं, इसका रेशियो निकाल सकते हैं। शायद इससे यूनिफॉर्म सिविल कोड और कॉमन सिविल कोड में थोड़ा फ़र्क निकल करके आ सके। तो ये जो थ्योरी थी नंबर सिस्टम वाली, ये मेरी है, मैंने किसी से सुनी नहीं है। मैं फ़िलहाल कुछ दिनों बैठा हुआ था खाली, तो मैं यही सोच रहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कॉमन सिविल कोड क्या है, कैसे लोगों को सरल भाषा में समझाया जा सके। तो मैंने ये नंबर सिस्टम वाला एग्जाम्पल निकाला। तो यही बातें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की 1835 से लेकर के हम 2020 में आ गए हैं। 1835 में भी सेकेंड लॉ कमीशन ने बोला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत नहीं है। अभी भी 2018 में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में यही बोला लॉ कमीशन ने, नीदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल। एंड मेरा भी ऐसा मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी नीदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल है, क्योंकि हमारे पास अभी कम्युनल हार्मनी को बचाने के लिए बहुत सी परेशानियां हो रही हैं। कम्युनल हार्मनी हमारी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। मॉब लिंचिंग्स हो रही हैं। मॉब लिंचिंग्स सिर्फ रिलीजन बेसिस पे नहीं होती, कास्टिस्ट, क्लासिस्ट, रेसिस्ट बेसिस पे भी मॉब लिंचिंग हो जाती हैं। बट उसके लिए भी एक स्पेसिफिक लेजिस्लेशन लाना चाहिए, जो राजस्थान की असेंबली में पास हुआ एक मॉब लिंचिंग का बिल। तो उन चीज़ों पर भी ध्यान रखना चाहिए हमें। पहले कम्युनल हार्मनी को इस्टेब्लिश करना चाहिए, लॉज को सभी धर्मों को आपस में एक हिसाब से बढ़ावा दे करके चलना चाहिए। तो मेरे हिसाब से यूनिफॉर्म सिविल कोड की जितनी समझ थी मुझे, मैं उम्मीद रखता हूँ कि मैंने आप तक पहुँचा दी है। हम एक दो प्रश्न देखेंगे। अगर आप में से जो देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का भी जवाब देंगे। अगर क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बातचीत हो, हम बातचीत करें, हम आपस में समझें कि क्या यूनिफॉर्म है, क्या सिविल है, क्या क्रिमिनल लॉज हैं, कैसे सिविल और क्रिमिनल में हम डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे घर के मुद्दों को हम घर से देखते हैं, कैसे हम उन चीज़ों को कोर्ट में ले जा कर के देखते हैं। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, इनको हम आपस में कंपेयर करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देख करके टुवर्ड्स द एंड मेरा ऐसा ही कंक्लूजन है कि फ़िलहाल के लिए हमें इस चीज़ को विश्राम देना चाहिए, क्योंकि अभी जो है देश कोरोना महामारी से पीड़ित है। उसके बाद जो है डेजर्ट लोकेस्ट हैं। डेजर्ट लोकेस्ट जो है एक तरह का ग्रास हॉपर का एक स्पीशी है, जो अपग्रेडेड वर्जन जिसको हम कहते हैं, वो डेजर्ट लोकेस्ट है, जो महाराष्ट्र में आ चुका है, मध्य प्रदेश की तरफ है, राजस्थान से शुरुआत हुई, उत्तर प्रदेश की तरफ है, हो सकता है दिल्ली में भी आ जाए। तो उन चीज़ों से बचना है। उसके बाद उत्तराखंड में जो फायर है उनके बारे में देखना है। फिर ये सारे प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हम वापस से सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट की तरफ जाएंगे। उसके ऊपर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं शाहीन बाग में, देश भर में, उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करनी है। तो जिससे कम्युनल हार्मनी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है, और आपस में अपने भाई बंधुओं से हम बहुत ज़्यादा थोड़े दूर से हो गए हैं कॉमन से इनकी वजह से। कल मैं सर को सुन रहा था, कल सर फेक न्यूज़ के बारे में बात कर रहे थे। मीडिया, जिसको हम चौथा स्तंभ बोलते हैं डेमोक्रेसी का, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और मीडिया में भी बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हमने देखने को मिली हैं कि बहुत सी न्यूज़ को मीडिया के इधर रिटन पब्लिशन हो या ऑनलाइन पब्लिकेशन हो या सीधे न्यूज़ चैनल्स हों, इन्होंने भी फैक्ट चेक नहीं करा है बहुत सी चीज़ों को। इनके ऊपर डिफेमेशन केस हो रखे हैं, इनके ऊपर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के केसेस इस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो इन चीज़ों को भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन मीडिया के फेक न्यूज़ की वजह से हम फैक्ट चेक नहीं करते हैं। तो आपस में अपने भाई बहनों से जो अलग धर्म के हैं उनसे भी हम थोड़े दूर हो गए। तो इन चीज़ों को पहले इकट्ठा करें, आपस में ले करके चलें, उसके बाद फिर हम देखें कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि जब
1947 में आज़ादी मिली थी, जिस वक्त जवाहरलाल नेहरू जी अपनी स्पीच दे रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने यही बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोविज़न डाला गया है और तब तक एप्लीकेबल नहीं करेंगे जब तक इंडिया उस लेवल पे नहीं आ सकती है, उस तरह से अपने आप को मैच्योर नहीं कर लेगी कि हम सारे कम्युनिटी को आपस में भाई भाई की तरह देख सकें। और 1947 से हम 2020 तक आ चुके हैं और ये जो गोल है कम्युनल हार्मनी का, ये अभी भी बड़ा दूर नज़र आ रहा है। दिल्ली अभी दूर नज़र आ रही है हमें। तो अभी के हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जो है वो सिर्फ आर्टिकल 44 में लिखावट के तौर पर ही रहने दिया जाए और इसको बार बार मीडिया में उछाला ना जाए। इसको डिस्कशन करिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी अभी करें। तो मेरे तरफ से इतना ही। बाकी मैं वापस से आपके सवालों का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो। और तब तक वापस से देवाशीष भाई, अभिनीत भाई, श्वेताब भाई, अजीत भाई, वृतांत की टीम, मंथन की टीम, सारिका दीदी, सर, जो जितने भी लोगों ने इस वेब कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में हिस्सा लिया है, और जो मंथन की टीम है, जो वृतांत का ये जो पैनल बना है, मैं सबका बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं घर पे बैठे बैठे, हम लोगों को जागरूक बना रहे हैं, बात चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है और मैं चाहूँगा कि इसी तरह के कदम हम बार बार उठाते रहें। मंथन ऑनलाइन क्विज़ेस भी कराती है, तो जो बाकी लोग हैं जो देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो मंथन के ऑनलाइन क्विज़ का भी हिस्सा बने। काफ़ी अच्छा उपयोग कर रही है इस क्वारंटीन का मंथन की टीम, अलग अलग चीज़ें कर रही हैं बाकी लोगों के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए। जब हम बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि हम लॉ स्टूडेंट हैं, हम फ्यूचर हैं, हम जा कर के जो आज की पीढ़ी है ये कल जा कर के जुडिशरी का हिस्सा बनेगी, हमसे जुडिशरी होगी, जुडिशरी से हम होंगे। तो बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि शायद जुडिशरी बायस है या नहीं है। तो मैं नहीं कह सकता कि जुडिशरी बायस है या नहीं, हम घर में बैठे बैठे बिल्कुल नहीं कह सकते कि जुडिशरी बायस है या नहीं, वो वही लोग बता सकते हैं जो वहाँ ऊपर कुर्सियों पे बैठे हैं। लेकिन मैं बस इतना कह सकता हूँ कि जब हम उन पोस्ट पर पहुँचे, जब हम उन ओहदों पर पहुँचे, तो हम बायस नहीं होने चाहिए, हमारे ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं होना चाहिए। जब हमसे जुडिशरी हो, तब हम जिस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उस चीज़ में अपने उस काम को हमें ईमानदारी से करनी चाहिए और उस बायस को हटा करके करना चाहिए। नेचुरल जस्टिस के बहुत से प्रिंसिपल हैं। एक प्रिंसिपल जो मुझे याद आ रहा है वो ये कहता है, अ जज कैन नॉट बी अ पर्सन कैन नॉट बी अ जज इन हिज ओन कॉज। एक इंसान अपने कॉज में जज नहीं हो सकता। तो ये प्रिंसिपल्स हैं कि कहीं वो अगर अपने ही कॉज में जज बन जाएगा तो उसमें बायसनेस आ जाएगी, वो एक तरफा डिसीजन दे देगा। तो ये इन चीज़ों से हमें परहेज़ रखना चाहिए, इन चीज़ों को हमें दूर रखना चाहिए। और यही चीज़ें हैं जो आगे चल कर के हमें एक अच्छा जुडिशियल सर्विसेज का रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है या लीगल सर्विसेज का रिप्रेजेंटेटिव बना सकता है। तो अपनी बातों को मैं आज यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा। हमारे पास और सवाल नहीं है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बातें आप तक पहुंच गई होंगी। और देवाशीष भाई, आप सुन रहे हैं, मैं आज्ञा चाहूँगा आपसे कि अब मैं इस लाइव सेशन को ख़त्म कर सकूं आपके परमिशन पे। बाकी आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे, घर पे होंगे और पानी पी रहे होंगे। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। हम बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, घरों के अंदर रहेंगे, कोरोना से बचते रहेंगे और सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अभिनीत, अजिताब, श्वेताब, जीत, देवाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से कोई सुन रहा है मुझे तो मैं वापस से परमिशन चाहूँगा एंड करने की। आप कमेंट्स में बता दीजिए मैं एंड कर सकता हूँ तो मैं एंड कर दूँगा इस डिस्कशन को। बाकी आप में से किसी के पास भी कोई भी प्रश्न हो तो संकोच ना करें मुझसे पूछने का। आपको मेरा आता पता ही चल जाएगा मंथन के पेज से। ज़रूर से ज़रूर मंथन के पेज को भी लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जागरूकता फैलाइए,
ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इन्हीं बातों के साथ मैं सबीर लोबेरा, थर्ड ईयर लॉ स्टूडेंट, अपनी बात को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।